नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देख लिया कि हम पद परिचय पाठ व्याकरण का भाग जो कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देख लिया कि हमने सबसे पहले विकारी में संज्ञा और सर्वनाम पर बात कर ली है और संज्ञा और सर्वनाम को हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शब्द क्या है, पद क्या है, उसका परिचय क्या है। ठीक है? शब्द सार्थक वो शब्द सार्थक होता है जिसमें वर्णों को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जब एक नया शब्द बनता है जिसका कोई न कोई मीनिंग होता है, कोई न कोई मतलब होता है। उसके बाद हम जब व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हुए जब हम उसे किसी वाक्य में पिरोते हैं उस शब्द को, तो पक्के तौर पे वो शब्द अब पद बन जाता है। उसी शब्द का, उसी पद का परिचय ही पद परिचय कहलाता है। मतलब कि या वाक्य में प्रयोग होने वाला कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होने वाला कोई भी शब्द जिसका जो स्थान है, जिस जगह पे, जिस कारण से इस्तेमाल हुआ है, उसका परिचय देना ही पद परिचय है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। फिर हमने देखा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच देखा हमने उसमें कि कुछ विकारी हैं, कुछ अविकारी होते हैं। विकारी आपको पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब ये चार जो हैं आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पे आप परिवर्तन कर पाएंगे। ये भी आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। इसके बाद हमने विकारी में दो महत्वपूर्ण पढ़ लिए हैं, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा के चार भेद आपको मैंने बता दिए हैं, सॉरी संज्ञा के तीन भेद मैंने आपको बता दिए हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उन दोनों को हम जातिवाचक में मान के पढ़ते हैं। ठीक है? सर्वनाम में हमने बता दिया आपको पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंध और निजवाचक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विशेषण। देखिए, पद परिचय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको विकारी अविकारी में अंतर समझ में आना। साथ में जितने ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अच्छे से आपको उनके प्रकार के साथ रटे होने चाहिए। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखिए, प्रैक्टिस करिए और अभी हम इसमें सीबीएसई के पेपर्स को भी शामिल करेंगे तो आप देख पाएँगे कि सीबीएसई तो आज आपसे पूछती है। आप बहुत ध्यान से वो देखिए और समझिए। उसके बाद देखिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है? विशेषण में हम क्या देखेंगे कि आपको पढ़ा है, आपने पहले ही पढ़ रखा है कि विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ रखा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, परिश्रमी। क्या है ना? यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं आपको। इनके प्रकार, ये प्रकार आपको याद करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे गुणवाचक विशेषण, ठीक है, क्वालिटी के बारे में बताएंगे, है ना? ठीक है, कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की क्या क्वालिटी है। गुण है रंगीन, हवादार घर, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल। ठीक है? तो आपको इससे भाववाचक संज्ञा से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बार-बार पढ़ने से बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है? तो गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में बताएगा। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है? संख्यावाचक विशेषण में आपके दो पार्ट हैं, अनिश्चित और निश्चित। इसको और साथ में परिमाणवाचक विशेषण, ये दोनों हम एक साथ ही पढ़ेंगे। देखिए कैसे ना, परिमाणवाचक में भी अनिश्चित और निश्चित है और बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है। ठीक है? इसको जरा एक एग्जांपल समझिए। सपोज करिए कि आपके मम्मी ने मान लीजिए आपको आलू लेने के लिए भेजा। ठीक है? आप आलू लेने के लिए गए और आपने बोला, उन्होंने बोला कि 1 केजी आलू लेकर के आना है, आपको कुछ रुपए दिए और बोला कि 1 केजी आपको आलू लेकर के आना है। ठीक है? आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार से बोला कि भाई 1 किलो आलू दे दीजिए मुझे। उसने 5 आलू गिने, है ना? और दे दिए आपको और आप लेकर के घर चले गए। ठीक है? जब आप घर लेकर के गए तो मम्मी ने वज़न हल्का-सा चेक किया, देखा, समझा, अंदाज़े से बोला कि नहीं ये तो 1 किलो आलू नहीं है। ठीक है? दुकानदार ने तुमसे फ्रॉड किया है, गड़बड़ हुआ है ना? उन्होंने पूछा कि क्या ये बताओ तौला था उन्होंने? कहा नहीं वो तो गिन के दिए। तो उन्होंने कहा नहीं ये गलत हो गया। ठीक है? आपको समझना यहाँ पे यही है कि जैसे संख्यावाचक में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि चीज़ों की काउंटिंग की जाएगी, चीज़ों की हमेशा काउंटिंग की जाएगी। परिमाणवाचक विशेषण में चीज़ों को
नापा जाएगा और तौला जाएगा। बस ये अंतर आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? जिन चीज़ों को आप नाप कर, तौल कर, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो परिमाणवाचक में है और जिनकी काउंटिंग करते हैं, वो संख्यावाचक में। जैसे 2 दर्जन केले, अब आपको पता है कि केले तौल करके नहीं दिए जाएँगे 2 दर्जन, उनकी काउंटिंग होगी। 24 दर्जन निकालने पड़ेंगे कैसे? गिन करके, है ना? इसलिए उसी के आधार पे अब 2 प्रकार हो गए, कौन से? अनिश्चित और अनिश्चित। कुछ, कई, अनेक, बहुत से आदि, ठीक है ना? 10, 5, चौथा, चौगुना, 4, 3, 2 ये सब तुम्हारे किसमें आ जाएँगे? संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है? परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि हम यहाँ नापने-तौलने की बात करेंगे, है ना? कम कम चीनी दीजिए, थोड़ा चीनी दीजिए, कुछ अधिक चीनी दीजिए, है ना? ठीक है? तो इस तरीके के जो शब्द हैं, ये सब आपको बताएँगे कि जिसमें परिमाण की बात की जाएगी, लेकिन वो परिमाण अनिश्चित है, मतलब कि कोई सेट पैरामीटर नहीं है, ठीक है? उस केस में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। निश्चित में क्या होगा? बिल्कुल सेट पैरामीटर होगा, जैसे 1 मीटर लंबाई आपने नापा, पाव भर आपने तौल के दिया 250 ग्राम, 2 किलो तो 2 केजी दिया आपने, 4 लीटर 4 एल, ठीक है? 4 लीटर्स, है ना? तो इस तरीके से आपने कुछ पैमाना पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके आपने जब चीज़ों को नाप-तौल करके दिया, तो वो परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है? तो काउंटिंग वाले ये हो गए और परिमाण वाला ये हो गया, ठीक है? चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए चौथा वाला, क्योंकि इसमें सीबीएसई ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इसे सर्वनाम के नाम से। सर्वनाम के नाम से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। जब इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सार्वनामिक विशेषण है जहाँ पे संकेत की बात की जाती है। मतलब कि देखिए, आप ध्यान से गौर कीजिए, यह घर, ये घर, वह घर, ये कुर्सियाँ, सब सर्वनाम के पीछे आपको एक संज्ञा लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से आपको सतर्क रहना है कि जहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है उसके आगे ठीक आगे सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है तो वो पक्के तौर पे अकेला सर्वनाम नहीं है, मतलब कि अब वो सर्वनाम विशेषण की भूमिका में है। आपको ये बात समझ करके लिखनी है, समझना है इस बात को कि अब वो विशेषण की भूमिका में है और आपको समझ करके उस पे आंसर लिखना है, ठीक है? तो वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बहुत डिटेल में जब आपने कभी विशेषण पढ़ा होगा तो उसे बहुत डिटेल में बताया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सारे सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग नहीं होते हैं। पुरुषवाचक और पुरुषवाचक और साथ में संबंध वाले को छोड़ करके बाकी सारे सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग में आ जाते हैं। ठीक है? तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अच्छा, संकेतवाचक क्यों बोला गया है? आप सार्वनामिक लिखिए चाहे संकेतवाचक लिखिए, दोनों सही माने जाएँगे। देखिए, पढ़ करके देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, यह घर मेरा है, तो आप इंडिकेट करेंगे कि यह घर मेरा है, ठीक है? ये छात्र बहुत ही शैतान है, तो आप वहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। वह घर मेरा है, वे कुर्सियाँ टूट गई हैं, तो आप इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? इस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है? ये बहुत सिंपल सा है, वर्ब इंग्लिश में आपने पढ़ रखा है इसको वर्ब, ठीक है ना? अब वर्ब में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले तो धातु, कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिए कि क्रिया मूल रूप में धातु कहलाती है और इसमें ना लगा करके क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ धातु में आपने ना लगाया तो क्या बन गया वो? पढ़ना बन गया, पढ़ना। लिख धातु में आपने ना लगाया तो वो क्या बन गया? लिखना बन गया। ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए बात, ठीक है? है ना? आगे देखिए, देखिए आप एग्ज़ाम्पल दिया भी है ना? धातु प्लस ना, उसका सामान्य रूप बनेगा क्रिया का। तो पढ़ प्लस ना मतलब कि पढ़ना बन गया, लिख प्लस ना बन गया लिखना, ठीक है? अब क्रिया के प्रकार होंगे कुछ आधारों पे, जैसे कर्म के आधार पे आपने क्रिया के प्रकार पढ़ रखे हैं पहले ही। कहाँ पढ़ा है आपने? वाच्य में पढ़ा है। वाच्य में मैंने अपना एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखिए और मैं 100% शत प्रतिशत आपको श्योर कन्फर्म बता सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कन्फर्म है कि आपके 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है? उसमें आपने देखा है कि इससे द्वारा, के द्वारा से मैंने आपको वहाँ समझाने का प्रयास किया है, ट्रिक बताई है वहाँ पे, है ना? उसके माध्यम से आप वाक्य को बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है? उसी में आया था यहाँ पे, उसी में मतलब कि अकर्मक और सकर्मक की बात की गई थी। जब क्रिया सकर्मक होती है तो हमेशा कर्मवाच्य बनता है और जब क्रिया अकर्मक होती है तो हमेशा भाववाच्य बनता है, ठीक है? इसको आप देखिए, समझिए, है ना? बड़ा ही सिंपल है, ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? आप इस वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है,
कि कर्म के आधार पे जब क्रिया के साथ कर्म है, तो वो सकर्मक कहलाएगी, ठीक है? क्रिया सकर्मक कहलाएगी और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक है, ठीक है ना? इसको निकालने के तरीके भी वहाँ पे हमने बताए थे। क्या? क्या और किसको? क्या और किसको आप क्रिया के साथ लगाइए और लगा कर के चेक करिए। अगर जवाब आता है तो वहाँ पे कर्म है और अगर जवाब नहीं आता है तो वहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है? जैसे क्या पढ़ रहे हो? ठीक है? किताब पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहे हो? पत्र लिख रहा हूँ। क्या खा रहे हो? ठीक है ना? खाना खा रहा हूँ। पानी पीना, ठीक है ना? कपड़े बनाना, ठीक है? सॉरी, कपड़े बुनना, है ना? कुछ भी बनाना, मतलब कि खाना बनाना, है ना? ठीक है? फूल तोड़ना, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है? तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं इसको, ठीक? अब देखिए बनावट के आधार पे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्रिया के कुछ एक हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? मुख्य वर्ब, ठीक है? इसको आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा होगा, ठीक है? टूट गया, सोता रहा, चल दिया, खा लिया, ठीक है? संयुक्त क्रिया जिसमें 2 क्रियाएँ कुछ मिलेंगी आपस में, कर लिया, सो गया, काट लिया, काटा गया, ये सब। ऋणार्थक क्रिया जब आप किसी से इंसिस्ट करते हैं कुछ करवाने के लिए, लिखवाया गया, ठीक है ना? कटवाना, बनवाना, पढ़वाना, चलवाना, ये सब ऋणार्थक क्रिया में आता है। नाम धातु में क्या होता है कि जब आप संज्ञा और विशेषण का इस्तेमाल करके कुछ नए शब्द बनाते हैं जो क्रिया के रूप में होते हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिल्माना, शर्माना, लजाना, हिनाना, ये सब। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ठीक है? जिसमें आप एक क्रिया के होने के जस्ट बाद दूसरी क्रिया होती है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। जैसे पढ़कर हो गया, अब पढ़कर यहाँ पे क्या हो गया? पढ़कर क्या हो गया? आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो इसको ध्यान रखना है कि अंडरलाइन कहाँ पे किया गया? जैसे बोला गया ना, मैं पढ़कर सो गया, ठीक है? पढ़कर सो गया। अब इसको समझ में आना चाहिए आपको ध्यान से कि ये पढ़ना आपका पूर्वकालिक है और सो गया तुम्हारा क्या हो गया? मुख्य क्रिया है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना है कि अगर पढ़ गया, पढ़कर के नीचे अंडरलाइन है तो आप उसको क्या बोलोगे? पूर्वकालिक क्रिया बताओगे। पूर्वकालिक क्रिया है ये, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना? इसी आधार पे काल के आधार पे, काल के आधार पे क्या है? वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है? वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान प्रेजेंट हो गया, भूत पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है? तो ये सिंपल है, आपको पता ही होंगे, तो आपने पढ़ा है। इस तरीके से वाच्य के आधार पे अभी मैंने आपको बता दिया। कर्तरी-वाच्य मतलब कि कर्ता मुख्य रोल में है। भाववाच्य मतलब कि क्रिया या भाव खुद रोल में है और कर्मवाच्य मतलब कि कर्म मेन रोल में है, ठीक है? तो इसके आधार पे भी प्रकार लिखे जाते हैं, ठीक? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब आपने क्या देखा कि हमने विकारी पूरा कंप्लीट कर लिया। विकारी वाले सारे पढ़ लिए जिसमें हमने क्या देख लिया? संज्ञा देख लिया हमने, हमने सर्वनाम देख लिया, हमने क्रिया देख लिया और हमने विशेषण भी देख लिया, ठीक है? तो ये सब याद रखना है आपको। विशेषण के हमने 4 प्रकार देखे, संज्ञा के हमने 3 प्रकार देखे, सर्वनाम के हमने 6 प्रकार देखे और क्रिया के कर्म के आधार पे 2 प्रकार देखे, फिर बनावट के आधार पे 5 प्रकार देखे, इस तरीके से, है ना? इन 2 को तो कम से कम आपको याद रखने ही हैं। अब ये तो हो गया प्रकार की बात, ठीक है? तो आप पहला पद परिचय सीख गए इसका कि आप जब पद परिचय लिखेंगे, पद परिचय जब आप लिखेंगे किसका? संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, तो उसमें आपको ध्यान रखना है पहला हो गया आपका प्रकार, ठीक है? इसके बाद आप कौन सी चीज़ आप लिख पाएँगे? वचन, ठीक है? कि वो शब्द एकवचन है, बहुवचन है, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो कि लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप एक बनाएँगे कारक, ठीक है? कारक बनाएँगे, है ना? लिंग, वचन और प्रकार। प्रकार आपने पढ़ लिया है सारे, अब हम वचन पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वचन हमारे हिंदी में 2 हैं, एकवचन और बहुवचन, ठीक है? तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण अगर एकवचन है तो एकवचन और बहुवचन है तो बहुवचन। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 हैं, यहाँ पे हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं, देखिए, है ना? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप पढ़ करके और समझ करके इसको, देखिए ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। और भी अच्छा तरीका ये होता है, सिंपल तरीका ये होता है कि आप संज्ञा को देखिए, अगर संज्ञा और सवाल पूछा गया है, अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो भी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्रिया अगर पुल्लिंग है तो उसके हिसाब से, ठीक है? लेकिन ये कुछ व्याकरण के नियमों में चेंज होते हैं, ठीक? वो आगे क्लास में हम आपको डिटेल में बता देंगे इसे, ठीक है? ध्यान दें कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर और ये सब दोनों लिंग के होते हैं, मतलब कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों माना जाता है इन्हें, ठीक? अब आते हैं वचन पे। वचन 2 ही हैं हमारे, एकवचन और बहुवचन, मतलब कि स्त्रीलिंग, सॉरी, सिंगुलर
और प्लूरल, ठीक है? ये 2 आते हैं, आपने दोनों पढ़े हुए हैं। कलम, कलमें, दवात, दवातें, कुर्सी, कुर्सियाँ, नारी, नारियाँ, दवाई, दवाइयाँ, घोड़ा, घोड़े, मटका, मटके, ठीक है? इस तरीके से, है ना? ठीक। इसके बाद आपको जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि पद परिचय में आपको जो 4 बड़ी बातें याद रखनी है वो कौन-सी? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? प्रकार आपने पढ़ लिया है, लिंग पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, अब कारक पे आते हैं, ठीक है? कारक आपने पढ़ा हुआ है, केस पढ़ा हुआ है, तो हिंदी में 8 प्रकार के कारक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? एक है कर्ता कारक, जिसका सबसे अधिक इस्तेमाल आपने कई बार किया हुआ है, ने या तो कुछ नहीं, ठीक है? जैसे राम ने फल खाया और राम फल खाता है, ठीक है? सुमन ने पत्र लिखा, है ना? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, ठीक है? ये आपको वहाँ भी इसमें हेल्प मिलेगी कहाँ पे? वाच्य में। जब आप कर्म नहीं ढूँढ पा रहे हैं, कभी-कभी को के साथ भी कर्म मिल जाती है, तो आप वहाँ पे कर्म ढूँढ पाएँगे आराम से। लेकिन ध्यान रखना है कि कर्ता और कर्म दोनों में ने भी आ सकता है, को भी आ सकता है और बिना इसके भी आ सकते हैं। तो वह फल को खाती है या फल खाती है, ठीक है? उसने बच्चे को मारा, ठीक है ना? कर्ण कारक में से के द्वारा पहचानेंगे आप, चाकू से, काम के द्वारा, संप्रदान को के लिए, है ना? किसान गाय के लिए चारा, भिखारी को दान, ठीक। अपादान से अलग होने के केस में जैसे गंगा हिमालय से निकलती है अलग होने में, है ना? ठीक है? संबंध में क्या है? काके की, रा, री, रे, ये सब चीज़ें संबंध कारक में आते हैं। ये राम की पुस्तक है ना? ये राजा का रानी है, संबोधक, यहाँ पे आप इससे समझ जाएँगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स समझ जाएँगे कि संबोधन कारक है, ठीक है? साथियों, मेरी बात सुनो, अरे सूरज निकल आया है, ठीक है? देखिए, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए हूँ, आपको इस चीज़ को 2-3 बार देख सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, समय बहुत कम है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए छोटे-छोटे वीडियो जल्दी से बनाकर दे दूँ ताकि आप उसको क्विक रिवीज़न कर सकें, ठीक है? अब मैं आपको एक बोर्ड का देखिए पेपर दिखाता हूँ, ये बोर्ड का एक पेपर, ठीक है? इसमें किस तरीके से पूछा गया है पद परिचय के बारे में। देखिए, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना? ऐसे ही मैं अक्सर बाग में घूमता हूँ। अध्यापक ने बताया कि कल अवकाश है। वह बीए के अंतिम वर्ष का छात्र है। सन्यासी को भोजन दो। ठीक है? देखिए अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन करने के बाद उसी शब्द का आपको पद परिचय देना है। जिसका अंडरलाइन किया गया है उसी शब्द का पद परिचय देना है और बहुत सतर्कता के साथ देना है। ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या आप लिखेंगे? प्रकार। ठीक है? अभी हम विकारी की बात कर रहे हैं। प्रकार, प्रकार के बाद लिंग आप लिखेंगे, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन, जो-जो भी आए आपको कम से कम वो लिखना शुरू करिए, ठीक है? उसके बाद कारक लिखिए, है ना? ये सब दिमाग में रखिए आप, है ना? ये है आपके विकारी के, ठीक? इसके बाद की हम कक्षा में हम कोशिश करेंगे अविकारी और साथ में उसी में हम सीबीएसई के पेपर को भी शामिल कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से आप ये जो सीबीएसई में पद परिचय के 4 प्रश्न हैं, उसको आप पूरी तरीके से हल कर पाएँ। ठीक है? तो मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना? धन्यवाद।